हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। हमारी ये क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स आप में से एसएससी मेंस लिख रहे हैं वो क्लास जरूर देखिएगा। आपको नो डाउट इससे एडवांटेज होने वाला है इन दी कमिंग एग्जामिनेशन। देखिए, कुछ समय पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियां। बिल्कुल ब्रीफ में इसको डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटीज यानी संसदीय समितियां, ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कुछ दिन पहले ही लोकसभा स्पीकर के द्वारा 5 समितियों का गठन किया गया था। तो हमारे लिए थोड़ा जानना जरूरी भी है कि समिति बनाता कौन है, कार्यकाल क्या रहता है और किस प्रकार के डिस्कशन इनके द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए, अंडर आर्टिकल 101 105, आर्टिकल 105, इसमें उल्लेख है कि संसद के सभी सदस्यों को क्या मिलेंगे? प्रिविलेजेस यानी विशेष अधिकार होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 105 के तहत संसद के सभी, भारतीय संसद के सभी मेंबर यानी सांसदों को विशेष अधिकार दिए गए। एक तो उल्लेख यहाँ मिलता है। दूसरा है आर्टिकल 193, ये क्या कहता है? सॉरी, आर्टिकल 118, आर्टिकल 118, इसमें कहा गया है कि रूल्स टू कंडक्ट बिजनेस मीन्स संसद के दोनों सदन कौन से? राज्यसभा अपर हाउस उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन हम कहते हैं। इनके द्वारा क्या होगा? समय समय पर ऐसी समितियों का गठन किया जाएगा जो किसी विशेष विषय के लिए, किसी बिल के लिए, किसी विधेयक पर चर्चा करने के लिए बनाई जाएगी। और उनका कुछ फिक्स टाइम पीरियड रहेगा, कुछ का 1 साल रहेगा या कुछ का जब तक जो जिम्मेदारी दी जाती है तब तक रहेंगी समितियां। तो इनमें उल्लेख मिलता है आर्टिकल 105 118 के तहत। चलिए हम बात करते हैं। हमारी समितियां कुल 6 प्रकार की हैं। अगर हम मेन बात करें वित्तीय समितियों की, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? वित्तीय समितियां। फाइनेंशियल कमिटीज कौन कौन सी हैं? फाइनेंशियल कमिटीज यानी वित्तीय समितियां। देखिए, 3 समितियां, वित्तीय समितियां आती है। एक तो आती है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट यानी लोक लेखा समिति। सेकंड हमें देखने को मिलती है एस्टिमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। थर्ड हमें देखने को मिलती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति। देखिए, 3 समिति हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? बड़ी समितियां यही है और यही न्यूज में रहती है। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। राइट। चलिए थोड़ी बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में कि और इन कमेटीज में है क्या। तो देखिए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पहली कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। बात करें तो देखिए, इसका प्रावधान हमें मिलता है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919 में आया था, उसमें प्रावधान मिलता है। और पहली बार इसका गठन होता है 1921 में। राइट। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो ध्यान रखिएगा 22 मेंबर हैं। इसमें से लोकसभा से आते हैं 15 और राज्यसभा से आते हैं 7 सदस्य। कितने आते हैं? 7 मेंबर्स। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका टर्म पीरियड होता है 1 ईयर यानी 1 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मतलब क्या है कि भारत सरकार की जो अकाउंट्स हैं उन पर ऑडिटिंग की जाती है, की रिपोर्ट को इनका जांचना होता है किसको? पब्लिक अकाउंट कमेटी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिमेट कमेटी यानी एस्टिमेट्स कमेटी यानी प्राक्कलन समिति। ये समिति क्या होती है? देखिए, संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसका गठन जो है 1921 में प्रावधान देखने को मिलता है हमें। पर ध्यान रखिएगा, पहली बार आजादी के बाद इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। इन द ईयर 1950 इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई। जॉन मथाई कहते हैं, उस समय भारत के वित्त मंत्री थे और उनकी अनुशंसा पर पहली बार गठन होता है इसका 1950 में। इसमें कुल कितने मेंबर आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 30 मेंबर हैं और सभी कहां से आते हैं? ऑल फ्रॉम लोकसभा। लोकसभा से सारे सदस्य आते हैं।
कार्यकाल वही एक वर्ष का रहेगा। ध्यान रखिएगा इन समिति में कोई भी व्यक्ति यानी कोई सदस्य जो मंत्री है, मिनिस्टर्स हैं, वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते। मंत्रियों की नियुक्ति इन समितियों में नहीं की जाती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो जब 1950 में समिति का गठन हुआ था तो पहली बार में इसमें कुल मेंबर थे 25 और इसे बढ़ाकर 1956 में कर दिया गया, इतना ऑल टुगेदर 30 कर दिया गया। हमारे लिए इतना डिटेल इतना जरूरी नहीं, बट ध्यान रखिएगा कुल 30 सदस्य हैं, सबसे बड़ी समिति है। क्यों? क्योंकि सारे मेंबर कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। थर्ड कमेटी की हम बात करते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यानी लोक सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम क्या होते हैं? जो हमारे महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियां हैं। डिफेंस में जो पीएसयू काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, इस प्रकार के संस्थान जो हैं, रेल है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस प्रकार के संस्थान भी किसमें आते हैं? पब्लिक अंडरटेकिंग में। देखिए इसमें भी कुल सदस्य कितने हैं? 22 मेंबर हैं। सेम प्रोसेस है इसका भी। 15 सदस्य कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। 7 कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से। कार्यकाल कितना रहेगा? सेम कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। 1 वर्ष तक क्या करेंगे ये? 1 वर्ष के बाद इस होता ही खत्म हो जाती है समितियां और नई कमेटी का गठन होता है। ये हमारे लिए काम की बात है और इतना ही पढ़ना है। इसका गठन किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? ध्यान रखिएगा 1964 में। कब हुआ था? एक समिति थी कृष्ण मेनन समिति। कौन सी? कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था इसका। कृष्ण मेनन कमेटी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। बिल्कुल बेसिक हमने बात की है। आपको पता होना चाहिए जो संसदीय समितियां बनती है उसे बनाता कौन है और कितना कार्यकाल होता है। बाकी कुल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं, कुल 24 विभागीय समितियां हैं, 16 राज्यसभा में और 8 लोकसभा के अंदर है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न पर हमारा आज का पहला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत का विदेश मंत्रालय के द्वारा किस बैंक के साथ एक ऐसा एमओयू किया गया है जो कि डिजिटल पेमेंट को क्या करेगा? एकीकृत करेगा। मींस डिजिटल भुगतान एकत्रीकरण के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने किस बैंक, भारतीय बैंक के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ऐसे लोग जो कि भारत से बाहर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं पेमेंट करने में इश्यू ना हो, मतलब जब इमिग्रेशन होता है वो रेमिटेंस भेजते हैं उसमें दिक्कत ना हो, उसके लिए कौन सा बैंक है जिसके साथ एमओयू किया है? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ना तो इसमें पीएनबी है, ना बैंक ऑफ, ना आईसीआईसीआई है, ना ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए एमओयू क्या हुआ है? एमओयू हुआ है भारत के विदेश मंत्रालय के साथ और किया किसके साथ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दैट एडिशनल डिजिटल पेमेंट सर्विस ऑफ द एसबीआई थ्रू पेमेंट गेटवे कॉल्ड एसबीआई ई पे, यानी एसबीआई का पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे क्या होता है आप जानते हो? बिल डेस्क नाम से सुना होगा आपने, रेजर पे नाम से सुना होगा। ये क्या है? हमारे बिल एक गेटवे होते हैं, मतलब कि एक बैंक और एक कंज्यूमर के बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है, ब्रिज का काम करते हैं जो कि कंज्यूमर को बैंक से जोड़ते हैं ताकि अपना ट्रांजेक्शन इजीली कर पाए। अब ये एसबीआई ई पे है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भारत के प्रवासी लोग हैं, इंडियन एमिग्रेंट, एमिग्रेंट कौन होंगे? जो व्यक्ति भारत से बाहर गए किसी रोजगार के लिए, किसी काम के लिए, वो कहलाएंगे इमिग्रेंट। उन इमिग्रेंट को अगर पेमेंट करना हो, चाहे इमिग्रेंट वर्कर हो, भारत के उत्प्रवासी लेबर हो, श्रमिक हो, रिक्रूटिंग एजेंसीज हो। इसका मतलब क्या है? ऐसी एजेंसी आप जानते होंगे, सुना होगा आपने कि कई बार खाड़ी देशों में भारत के लोगों को यहाँ से बहला फुसला कर या गलत जानकारी देकर वहां ले जाते हैं कुछ एजेंट्स, और वहां जाकर वो फंस जाते हैं, उनके पासपोर्ट भी जमा कर ले जाते हैं। वो कहलाते हैं रिक्रूटिंग एजेंट्स, यानी भर्ती करने वाली संस्थाएं। साथ ही साथ अदर यूजर्स कौन से हैं? ई माइग्रेंट पोर्टल के, यानी ई माइग्रेंट एक पोर्टल बनाया गया सरकार के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे लोग जो भारत से बाहर काम कर रहे हैं उनको इमिग्रेशन फैसिलिटीज मिले। तो 3 तरह की कैटेगरी हो गई हमारे पास। एसबीआई ई पे को यूज करने वाले भारतीय उत्प्रवासी वर्ग यानी इमिग्रेंट वर्कर्स, रिक्रूट करने वाली एजेंसीज, और अन्य लोग जो कि इस प्लेटफॉर्म का ई माइग्रेट प्रोजेक्ट का यूज करते हैं, उनको क्या करना? एक साथ लेकर आना ताकि इजी हो सके। ये काम किसका है? इस एमओयू का। अब हम बात करते हैं ई माइग्रेट प्रोजेक्ट की। मतलब क्या है? देखिए इसका काम क्या है? शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। ठीक है, ये किसने किया था?
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारतीय वर्कर यानी भारतीय श्रमिक जो कि बाहर जा रहे हैं एज एन इमिग्रेंट, तो गोइंग टू एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज, यहाँ पर ऐसे देश जहां पर ऐसे देश, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर भारत से सऊदी अरब जा रहा है और वहाँ इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो उन लोगों को फैसिलिटेट, उनको सुविधाएं देना। साथ ही साथ क्या करना है इसके अंदर, इमिग्रेशन प्रोसेस है, इमिग्रेशन प्रोसेस है उसको ऑनलाइन करते हैं, ट्रांसपेरेंट यानी क्या होता है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से किया जाता है, जिससे क्या हो, फॉरेन एम्प्लॉयज, फॉरेन एम्प्लॉय यानी विदेशी भर्ती करने वाली जो संस्थाएं हैं, नियोक्ता है, जो नियुक्त करते हैं, साथ ही साथ रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंसीज यानी भर्ती करने वाले एजेंट्स हैं, जो एजेंट बिच के, वो उनको, और साथ ही साथ ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज जो कि प्रवासी भारतीय बीमा योजना को इम्प्लीमेंट कर रही, इनको एक साथ लेकर आना, ताकि कुछ प्रवासी भारतीय जो बाहर गए हैं उनको किसी प्रकार का उनको किसी प्रकार का क्या हो, दुख दर्द नहीं हो, तो क्या हो, सीमलेस, सेफ और लीगल माइग्रेशन हम कर पाए हमारे भारतीय नागरिकों जो भी किसी और देश में जाकर काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है फ्लड वॉच। तो देखिए इसका नाम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, फ्लड वॉच मतलब क्या है, ऐसा एप्लीकेशन जो कभी भी किसी किसी क्षेत्र में बाढ़ आने से पहले ही सूचनाएं देगा, किसको, आम नागरिक को। तो द मोबाइल ऐप फ्लड वॉच टू प्रोवाइड रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट टू जनरल पब्लिक वाज लॉन्च्ड बाय, आपको बताना निम्नलिखित संस्थाओं में से किस संस्था के द्वारा वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान उपलब्ध कराने के लिए एक एप्लीकेशन है फ्लड वॉच, किसे किसने लॉन्च किया था। देखिए चार ऑप्शन है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दूसरा है केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, तीसरा है केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, और फोर्थ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो राइट आंसर जो हम देखें वो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन, जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और हाल ही में फ्लड वॉच 2.0 यानी इसका दूसरा वर्जन भी लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं श्री पुष्पिंदर बोहरा, इन्होंने क्या किया था, एप्लीकेशन लॉन्च किया था, क्लियर, अगस्त 2023 में। इसका नाम था फ्लड वॉच। इसका बेसिक काम क्या है, भारत में स्थापित कई संस्था, कई सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करना और ये पता लगाना कि अगले 7 दिन में किस किस क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ सकती है, और ये जनरल को, आम जनता को ये जानकारी मुहैया कराना, इसका बेसिक काम है। ये इन हाउस डेवलप्ड है, मतलब इस आयोग के द्वारा खुद ही डेवलप किया गया है। साथ ही साथ इसके दो वर्जन है, कैसे, दो लैंग्वेज में आता है, एक तो ये इंग्लिश में जानकारी देगा और हिंदी में देगा। इसमें ऑडियो ब्रॉडकास्ट भी होगा, यानी कोई प्री रिकॉर्डेड ऑडियो लोगों तक पहुंचाई जाएगी कि इस अमुक क्षेत्र में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप बाहर ना निकलें, बाढ़ आने की संभावना है। साथ ही साथ इसमें रीडेबल यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में भी सुविधाएं दी जाएगी, ताकि यूजर इसको पढ़कर अपना सेफ्टी सिक्योर कर सके, सेफ्टी इंश्योर कर सके। अब अच्छा, ये जो है ना फ्लड वॉच इंडिया, ये किस प्रकार से डेटा इकट्ठा करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या करेगा, ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, जिसमें क्या होगा, सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, प्रकार से भारत के सैटेलाइट्स हैं, उनसे इमेजेस आती हैं, फोरकास्ट आता है डिपार्टमेंट के पास, उन इमेज को यूज करना, मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार से किन आंकड़ों के आधार पर कुल कितने एरियाज में कितने एक्सट्रीम लेवल तक बाढ़ दिखाई दी है हमें, उसका पता लगाना, कितनी बारिश हुई है, बारिश की वजह से बाढ़ किससे आती है, बारिश से आती है, तो किस एरियाज में किन किन एरियाज में कितनी बारिश होने की संभावना है, उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाती है, उसका डेटा लेना, साथ ही साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग करना कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर फ्लड आता है के बारे में रियल टाइम मॉनिटर कर पाए, इस प्रकार के डेटा को यूज करती है कौन, ये फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करें फीचर क्या है, एक तो सीधी सी बात है, वास्तविक समय पर क्या करना, मॉनिटरिंग करना, अवलोकन करना इसका। दूसरा है, इस एप्लीकेशन में क्या है, सबसे अच्छी बात है कि रियल टाइम का जो रियल रिवर वाटर फ्लो है वो यूज करती है। अब क्या होता है, देखिए हम कई बार आप बाहर में पढ़ते होंगे आपकी इस बांध में, इस नदी में जलस्तर इतना पहुंचा है, वो क्या है, रियल टाइम डेटा है, उसे कोई ना कोई एजेंसी तो कलेक्ट कर रही होगी, तो उस डेटा को इकट्ठा करना और आसपास की लोकेलिटी में जहां संभावना है उनको इन्फॉर्म करना, ये इस एप्लीकेशन की खूबी है। साथ ही साथ ये बताता है फ्लड फोरकास्ट, यानी किन एरियाज में जो फ्लड आने की संभावना है, ताकि वहां के जो यूजर्स हैं वो प्रिकॉशन ले सकें, ऐसा उनको इन्फॉर्म करना, यानी जिसे कहते हैं फ्लड एडवाइजरी, बाढ़ के बारे में अग्रिम सूचनाएं देना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसका दूसरा वर्जन है वर्जन 2.0 फ्लड वॉच इंडिया, इसको लॉन्च किया गया हाल ही में, और इसका क्या है, देखिए इसमें एक नया हम देख रहे हैं इंप्रूवमेंट, वो इंप्रूवमेंट ये है कि जो वर्जन 2.0 फ्लड वॉच का, इसमें भारत के कुल जो 592 592 फ्लड मॉनिटरिंग सेंटर हैं, यानी बाढ़ नियंत्रण स्टेशन हैं, उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा,
ताकि क्या होगा, इससे देखिए मतलब एक बड़े स्तर पर हम सभी जगहों तक, गांव गांव ढाणी तक भी हम इससे पहुंच बढ़ा सकते हैं। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसका फ्लड फ्लड वॉच 2.0 वर्जन का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और इसमें एक अच्छा एड ऑन भी ये किया गया है कि भारत के कुल 150 बड़े बांधों का, कुल 150 महत्वपूर्ण या बड़े बांधों का डेटा भी इसमें ऐड किया जाएगा, जिससे क्या हो, उस एरिया के आसपास के लोगों को अवेयर कर सकें बिफोर द फ्लड अराइव्स। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल इजी है अभी तक क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडिया रैंकिंग रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक ईपीआई इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है। कुल 180 देशों की रैंक निकाली जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन सी, दैट इज 176। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे इंडेक्स आपको न्यूज में देखने को मिलेंगे। तो जो इंडेक्स मिलते हैं कौन जारी करता है, भारत की रैंक है, और उसमें वर्ल्ड में किस देश ने टॉप किया, ये आपके लिए 3 जानकारी काम की है। अगर किसी इंडेक्स में कोई विशेष जानकारी मिलती है, स्पेसिफिकली अगर आपको पता हो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें 4 पैरामीटर थे, इकोनॉमिक, हेल्थ, पॉलिटिकल, ये और इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हेल्थ और एजुकेशन, 4 पैरामीटर थे, वो आपको पता होने चाहिए। बाकी नॉर्मल जानकारी अगर आपको है उससे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज 176। अब इंडिया ने क्या किया है, कुल 180 देशों की रैंकिंग में 176वां स्थान प्राप्त किया। भारत का कुल स्कोर कितना रहा है, 27.6 पॉइंट, यानी आउट ऑफ 100 हमने कितने अचीव किए हैं, 27.6%। हमसे पीछे सिर्फ 4 देश हैं, ध्यान रखिए। एक 177 पर म्यांमार है, 178 पर लाओस है, फिर पाकिस्तान और फिर वियतनाम है। कहीं ना कहीं ये मेजर कंसर्न शो करता है भारत के लिए भी कि हम एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कि हम इस प्रकार के मेजर ले रहे हैं कि पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचे, या ग्लोबल हमारा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम हो, बट उसमें अभी तक इतना अचीवमेंट नहीं कर पाए। इसे कई सारे अलग अलग पार्ट है, उनमें अच्छा इंप्रूव किया हमने। ये रिलीज कौन करता है, देखिए येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, साथ ही साथ दूसरा संस्थान है कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो ध्यान रखिएगा, येल सेंटर याद रखिए आप, इतना कंफ्यूज मत होना, और कोलंबिया सेंटर, दो भी याद रहते हैं तो आप इस के माध्यम से भी अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। देखिए ध्यान रखिए, 2002 से रिपोर्ट रिलीज की जा रही है, और द्विवार्षिक बाई एनुअल रिपोर्ट है। मतलब 2002 में आई थी, फिर 2004 में, फिर 2006 में, फिर 2008 में, इस प्रकार से रिपोर्ट आती है। ये कुछ एरियाज हैं जहां पर भारत ने क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट की बात करें, जैव विविधता और आवास की बात करें, तो इसमें भारत की रैंक बहुत पुअर है, 178 रैंक है आउट ऑफ 180। फॉरेस्ट, वनों में, वन में देखिए इतना सघन वृक्षारोपण हो रहा है, इसकी बदौलत आज हम कहाँ पहुंचे, 15वें रैंक पे पहुंचे, ऑन द 15th रैंक। फिर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन को दूर करने के प्रयास में भारत पहुंचा 133 रैंक पे। एयर क्वालिटी, बिल्कुल इसमें हम पीछे होना स्वाभाविक था, हम जानते हैं हर साल दिल्ली में कितना देखते हैं, पॉल्यूशन देखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, और चाहे PM2.5 हो, PM10 हो, उनमें हम कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हर साल देखने को मिलती है। इस वजह से एयर क्वालिटी हमारी खराब आती है, हम जानते हैं, हम इससे अवेयर हैं। एक है भारी धातुएं, हेवी मेटल्स, इसमें हमारी भारत के रैंक है 147। तो देखा जाए तो जो वन कैटेगरी है, फॉरेस्ट का कंपोनेंट है वन, उसमें हम जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा जो एफर्ट है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें साउथ एशिया की, दक्षिण एशिया की, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया में भारत एक ऐसा देश है जिसके प्रदूषण से ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन हो रहे हैं, मतलब कि भारत के पड़ोसी देश हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। मेजरली हो रहा है ये भारत का बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहां अधिक चुनौतियां देखने को मिल रही है ड्यू टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अच्छा, जो 2024 का इंडेक्स है, ये कितने संकेतक पे आधारित है, इसमें है 58 इंडिकेटर। यदि आपने देखा गौर से, इंडिकेटर ही है कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और आवास है, वन है, वायु गुणवत्ता है, जलवायु परिवर्तन उन्मूलन, भारी धातु में, ये प्रकार अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं जिन्हें इंडिकेटर कहा जाता है। कुल 58 इस प्रकार के एरिया है जिसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें देखिए आप, बायोडाइवर्सिटी है, एयर पोल्यूशन, एयर एंड वाटर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट यानी अपशिष्ट प्रबंधन प्रबंधन, और इमिशन कितना कर रहे हैं, एमिशन ग्रोथ रेट, यानी जो सरकार का लक्ष्य रखा है इमिशन उत्सर्जन को कम करने का, क्या वो अचीव कर पाए नहीं कर पाए। अब इसमें क्या हुआ है कि इस साल क्या हुआ है कि दो अलग कैटेगरी जोड़ी गई है। पहला जोड़ा गया है बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट कैटेगरी, क्लियर, हमने पढ़ा था ना ये बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट कैटेगरी। ये क्यों जोड़ा गया है, ये देखा इसलिए ऐड किया गया है, ये पता लगाने के लिए, ताकि राष्ट्रों को, अलग अलग राष्ट्रों को ये पता चल सके क्या उन्होंने जैव विविधता का संरक्षण के लिए कुछ अलग उपाय किए हैं, कितना अचीवमेंट कर पाए, वही असेस करता है ये इंडेक्स, इस इंडिकेटर के आधार पे।
अब हम बात करें कुल कितनी कंट्रीज जिन्होंने टॉप की है, तो ध्यान रखिए एस्टोनिया पहली कंट्री है, दूसरा लग्जमबर्ग है। दो कंट्री अगर आपको याद है, ध्यान रखिए, यहाँ फिनलैंड स्वीडन टॉप पर नहीं है, जो अमूमन हर अच्छे इंडेक्स में देखने को मिलता है, चाहे लिवेबिलिटी, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के आसपास की बात करें या हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर क्या है, एस्टोनिया और लग्जमबर्ग ये दो देश ऐसे हैं जो टॉप करते हैं। भारत की रैंक क्या है, 176, इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 180। तो ज्यादा खुश होने की बात हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम इतना अच्छा अभी नहीं कर रहे हैं, बॉटम 5 में आते हैं हम टॉप 5 की बात कर रहे हैं, बॉटम 5 के अंदर आते हैं। ये हमारे लिए कहीं नहीं कंसर्न, चिंता की बात रहती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बैंक बैग्स रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन, यानी लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन की ओर से जारी रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, इसे ये किसको दिया गया, किस भारतीय बैंक को मिला, तो ध्यान रखिएगा ये मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा भी एमओयू किसमें किया गया, एसबीआई के साथ। अवार्ड किसे मिला है ये रिस्क मैनेजर वाला, एसबीआई के साथ। और ऐसा क्यों हुआ ये, इसकी वजह है, इसकी वजह है कि भारत के द्वारा, भारत की बैंक के द्वारा क्या हुआ है, रिस्क कल्चर को हम इस बैंक के द्वारा कम किया गया है। साथ ही साथ जनता है, आम जन जो है, इसके कंज्यूमर्स हैं, उनमें जागरूकता फैलाने का काम इस आरबीआई बैंक के, एसबीआई बैंक के द्वारा किया गया है। और इसीलिए सेंट्रल बैंक है जो कहाँ अवस्थित है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और इसी के द्वारा अवार्ड दिया गया है एसबीआई बैंक को। इतना ही हमारे लिए जानकारी काम की है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी भारतीय तटरक्षक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका उद्घाटन किया गया है चेन्नई में, तमिलनाडु में। मुंबई, कोची, तिरुवनंतपुरम यहाँ पर नहीं किया गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा हुआ है। ये कब हुआ था, 18 अगस्त को, आज से कुछ दिन पहले। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट इंडियन कोस्ट गार्ड मेरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कि इसलिए किया गया है कि रेस्क्यू मतलब क्या, मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आती है, कोई दुर्घटना होती है जिसमें कुछ लोग मछुआरे या कोई भी हमारे मेरी टाइम ऑफिसर फंस जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने का काम कौन करेगा, ये सेंटर करेगा। ये इसकी स्थापना कहाँ गई है, चेन्नई के अंदर की गई स्थापना। अच्छा हम बात करते हैं, इसके साथ दो सेंटर भी ओपन किए गए हैं, तो ध्यान रखिए। पहला है रीजनल मरीन पोल्यूशन रेस्पॉन्स सेंटर, ये भी चेन्नई के अंदर ओपन किया गया, मतलब क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र, क्षेत्रीय क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र की स्थापना की चेन्नई के अंदर की गई है। आप समझ सकते हैं, सिंपल पोल्यूशन कंट्रोल करना आसपास के एरिया में, वो किससे होता है पोल्यूशन, या तो ऑयल स्पिलेज से, कि अगर मान लीजिए ऑयल स्पिल हो जाए, ऑयल का टैंकर, उससे ऑयल निकल जाए, ऑयल का तेल का रिसाव हो जाए, उससे होता है पोल्यूशन। दूसरा है कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड एयर एनक्लेव, इसका स्थापना कहाँ की है, पुडुचेरी। क्लियर, इन दोनों के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। और एक तीसरा है जो ये हमारा कोस्ट गार्ड एयर एनक्लेव है, सीजेई, जो पुडुचेरी में ओपन किया गया है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन से इक्विप करेंगे, मतलब हमारे एयरफोर्स की लाइट हेलीकॉप्टर कौन सा है, हमारा तेजस है, उसकी स्क्वाड्रन यहाँ स्टेब्लिश करेंगे। चेतक भी हमारा एक हेलीकॉप्टर है, उसको हम यहाँ, इसको यहाँ स्क्वाड्रन को बनाने वाले हैं, जिससे ये हो हमें थोड़ी सिक्योरिटी और एयर सर्विलांस मजबूत कर सके भारत का। नेक्स्ट हम बात करें, ये सब ने क्यों किया है, इससे क्या होगा, इट विल एडवांस अवर मेरी टाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी, मतलब समुद्री जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करेंगे केंद्र। साथ ही साथ हमारे क्या बढ़ाएगा, रीजनल कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ भी क्या होगा, क्षेत्रीय हमारा सहयोग बढ़ेगा, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, या मालदीव की बात करें, इन देशों के साथ भी क्या होगा, हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इट इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड एनहांसिंग मेरीटाइम सिक्योरिटी, हम बात कर चुके हैं, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है ये। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उस समय इमरजेंसी रेस्पॉन्स हो, या कोई आपदा आदि को अटैक होता है, उस समय भी भारत की तटीय सीमा उसको ये गार्ड करेंगे। अच्छा, जो ये दूसरा हमने पढ़ा था पहला, इंडियन कोस्ट गार्ड रीजनल मेरीटाइम पोल्यूशन सेंटर, जो चेन्नई में ओपन किया गया है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि समुद्र में होने वाले प्रदूषण का प्रबंधन करना। ये नाम से पता पड़ता है, इसमें कोई नया कुछ नहीं पढ़ना है, 3 केंद्र की बात कर ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या करेगा, इट विल प्ले क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग रेस्पॉन्सेज टू मरीन पोल्यूशन। अब सीधी सी बात है, देखिए
समुद्री व्यापार खूब होता है। अब समुद्र में क्या जाएंगे, अलग अलग कंटेनर्स, अलग अलग कार्गो शिपमेंट जाएगी, तो उसमें क्या होगा, ऑयल होगा या केमिकल्स होंगे, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक देश से दूसरे देश की ओर। मान लीजिए किस केस में शिप पलट जाता है, कंटेनर खुलने से ऑयल का, तेल का रिसाव होता है। हम अमूमन देखते रहते हैं, तो क्या होता है कि समुद्री सतह पर तेल का रिसाव हो जाता है, तेल ऊपर हो जाता है, उससे पोल्यूशन होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सनरेज अंडरग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती अंडर वाटर, और वहाँ की मरीन इकोलॉजी उसको भी नुकसान पहुंचता है। ये हम बेसिक कारण देखते हैं मरीन पोल्यूशन का, समुद्री प्रदूषण का। अच्छा, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। इसकी स्थापना होती है इंडियन कोस्ट गार्ड एक 1978 के तहत, और ये भारत की एक इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, भारत की तटीय सीमा को गार्ड करना। इसकी स्थापना होती है अगस्त 1978 में। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं, 1 फरवरी को मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं, 1 फरवरी को। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत की जो मेरीटाइम इंटरेस्ट है, यानी भारतीय समुद्री हित है, और उनको क्या करना, उनको सुरक्षा देना, और भारत का जो समुद्री कानून है, मेरीटाइम लॉज है, उन्हें इंप्लीमेंट करना, जिससे क्या हो, ये कहां तक एक्सटेंड होंगे, ये भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक भी विस्तारित होंगे। वहां तक रक्षा कौन करेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है इसका। और विश्व की सबसे बड़ी चौथी कोस्ट गार्ड फोर्स है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड। क्लियर। इसका मोटो है, ध्येय वाक्य क्या है, वयम रक्षामः, यानी हम सुरक्षा करेंगे, वी विल प्रोटेक्ट, वी प्रोटेक्ट। इसका नाम क्या है, वयम रक्षामः है। ये आप ध्यान रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। जैसे एयरफोर्स का है नभ स्पृशम दीप्तम, इस प्रकार से इंडियन कोस्ट गार्ड का है वयम रक्षाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल है आपके लिए। 9th नेशनल योगा ओलंपियाड, 9वां राष्ट्रीय ओलंपियाड किस शहर में आयोजित हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ है हमारे कर्नाटक के मैसूर में। क्लियर। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो कर्नाटक के गवर्नर हैं, कर्नाटक के राज्यपाल महोदय हैं श्री थावरचंद गहलोत जी। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, कहाँ पर किया है, कर्नाटक की स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो कि मैसूर में स्थित है, तो शुरुआत की। लेकिन इसका जो बाकी कार्यक्रम वो कहाँ हुआ है, एनसीईआरटी का केंद्र है, एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है, RIE, जो कहाँ स्थित है, मैसूर में है। और इसी में एनसीईआरटी केंद्र के अंदर ही पूरा 9वां राष्ट्रीय योग ओलंपियाड कंक्लूड हुआ है। इसकी थीम क्या है इस वर्ष की, इस वर्ष की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी स्वयं और समाज के लिए योग। ये बहुत अच्छी थीम रखी गई है। अब ध्यान कर रखिएगा, जो नेशनल योग ओलंपियाड कब शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी इन द ईयर 2016। क्लियर। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के बिहाफ पर एनसीईआरटी ने नवाचार शुरू किया था, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि स्कूल जो बच्चे हैं उनमें क्या करना, योग के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करना, साथ ही साथ यौगिक प्रैक्टिस यानी यौगिक क्रियाएं हैं उनके बारे में जानकारी देना, उनका दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग है, जिससे कि वो फिजिकल मेंटल वेलबींग को इंश्योर कर पाए, फिजिकल मेंटल इमोशनल वेलबींग को, डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाए। ये किसका ऑब्जेक्टिव है, नेशनल ओलंपियाड का, नेशनल योग ओलंपियाड का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, ध्यान रखिएगा, श्री दिनेश प्रसाद सकलानी जी। ये आप नाम याद रखिएगा, DP सकलानी है, ये वर्तमान में एनसीईआरटी के कौन है, चेयरमैन है। शुरुआत 2016 में हुई थी। योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। और 2014 के अंदर UN जनरल असेंबली के अंदर ये प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था, और 90 दिन में ही प्रस्ताव पारित हुआ था। और 2015 से हमने क्या मनाया है, पहला योग दिवस 21 जून को। आई होप यहाँ तक आपको सब पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज बीन ग्रांटेड द नवरत्न स्टेटस रिसेंटली। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे आपके जो फैक्ट्स हैं वो कवर होने वाले हैं, आपको पता पड़ जाएगा नवरत्न कंपनी क्या होती है, क्या एडवांटेज होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। क्यों, क्योंकि जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI, ये सभी क्या हैं, ये ऑलरेडी नवरत्न कंपनीज हैं। तो ये भारत का क्या हुआ, 18वीं नवरत्न कंपनी है, कौन सी, जिसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की स्थापना मुंबई में की गई थी 1934 में। इसका काम क्या, शिप बनाने का काम है इसका मेनली। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज यानी लोक उपक्रम विभाग के तहत ये संस्था काम, ये कंपनी काम करती है। और इसको भारत का 18वां PSU है, जिसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ध्यान रखिएगा, नवरत्न कंपनी बनने के लिए पहली प्रायोरिटी क्या है, पहला क्राइटेरिया है कि वो कंपनी क्या होनी चाहिए, मिनी रत्न कैटेगरी 1 श्रेणी की कंपनी होनी चाहिए। और इसे 2006 में ही ये श्रेणी का अवार्ड स्टेटस दर्जा दे दिया गया था, कौन सा, मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस। अब हम बात करते हैं एडवांटेज क्या मिलेगा अगर किसी कंपनी को नवरत्न स्टेटस दे दिया जाए, यानी मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। तो अगर महारत्न नवरत्न कंपनी का स्टेटस दर्जा मिलता है, तो उसके लाभ क्या होंगे। तो पहला लाभ देखिए आप इसका,
अगर किसी कंपनी को, जिसके मजगांव डॉक कंपनी को, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को ये दर्जा मिला है, इसका एडवांटेज ये होगा कि ये कंपनियां कर सकती है अपनी कुल नेट वर्थ का 15% या अधिकतम 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती है बिना सरकार की अनुमति के। मतलब इस कंपनी को अनुमति हो गई है, अनुमति मिल चुकी है कि सरकारी अनुमति के बिना अधिकतम 1,000 करोड़ रुपए या अपनी नेट वर्थ का टोटल 15% जो भी हो न्यूनतम, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। और इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी, प्रोजेक्ट भी जल्दी इंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट इसके अंदर बात है कि नवरत्न कंपनी को अधिकार मिलता है सीधा कि वो अपनी नेट वर्थ, कुल कारोबार का, सॉरी कुल नेट वर्थ, जो कुल उनकी संपत्ति है उसका अप टू 30% एक वर्ष में निवेश कर सकते हैं। और उसकी सीमा कितनी है, उसकी सीमा भी है 1,000 करोड़ रुपए। यानी ध्यान रखिए, नेट वर्थ का किसी प्रोजेक्ट में अगर इनको इन्वेस्ट करना है, इस नवरत्न कंपनी को, कुल नेटवर्थ का 15% हो या अधिकतम 1,000 करोड़ रुपए हो। अगर एक वर्ष में इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी लिमिट बढ़ा के कर दी है 30%, लेकिन लिमिट, पैसे की लिमिट उतनी है 1,000 करोड़ रुपए। थर्ड हम बात करें, इसका एक नया एडवांटेज क्या है, इसका एक नया एडवांटेज ये है कि किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर ओपन कर सकती है। मतलब क्या होता है, हमने इसको पढ़ा था, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, ये हमने कुछ दिन पहले क्लास पढ़ी थी। इसमें क्या था, ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, इसकी स्थापना किसने करी, भारत सरकार के साथ साथ 4 राज्य की सरकारें हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मतलब 5 सरकारों ने मिलकर उस निगम का गठन किया, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्षेत्र के अंदर, एनसीआर रीजन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना। वैसे ही क्या है, ये नवरत्न कंपनी किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकती है और अलायंस यानी संबंध, उससे अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, साथ ही साथ विदेश में अपनी उप शाखाएं खोल सकती हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मतलब कौन सी कंपनी, ऐसा क्या आधार होगा कि किसी कंपनी को हम क्या दें, नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दें। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसे होना चाहिए मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कंपनी कोई योग्य होगी। अब बात करते हैं कुछ पिछले टर्नओवर की और नेट प्रॉफिट की। तो ध्यान रखिए, पिछले 3 वर्षों में कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए का। क्लियर। पहले योग्यता ये, दूसरा ये, और तीसरा आधार क्या है, तीसरा आधार ये कि यदि कंपनी का पिछले 3 वर्षों का एवरेज एनुअल टर्नओवर यानी वार्षिक औसत कारोबार कितना हो, 25,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए, मोर देन 25,000 करोड़ रुपीस। या क्या हो, एवरेज एनुअल नेटवर्थ यानी औसत वार्षिक कुल संपत्ति कितनी हो, 15,000 करोड़ से अधिक हो, वही कंपनी इसके लिए योग्य मानी जाएगी, नवरत्न कंपनी का दर्जा मिले। पहला आधार है कि कंपनी के पास क्या हो, मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी हो। दूसरा है पिछले 3 वर्ष में नेट प्रॉफिट कितना हो, शुद्ध लाभ कितना हो, 5,000 करोड़ रुपए का कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि जैसे कि इस वर्ष की चल रहा है 2024, ध्यान रखिए 2021, 2022, 2023, यानी 3 वर्षों का जो नेट प्रॉफिट है कितना होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए उनका, कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़। नेक्स्ट है कि टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर अगर हम बात करें तो पिछले 3 वर्षों में एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 3 वर्षों का 25,000 करोड़ से अधिक हो, या फिर कुल नेटवर्थ कितनी यानी कुल संपत्ति कितनी है उसकी, उसकी वर्थ हो 15,000 करोड़ से अधिक। यानी ध्यान रखिएगा, टर्नओवर अधिक होता है और नेट जो वर्थ है वो कम होती है कंपेरेटिवली। आगे बात करते हैं, इस वर्ष क्या हुआ है, एक कंपनी हमारी है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरिडा, इसको भी अप्रैल 2023 में 17वां पीएसयू नामित किया गया था अंडर दी नवरत्न कैटेगरी। यही बात यहाँ लिखी गई है। कुल 17 कंपनीज कौन कौन सी आप देख सकते हैं इसके अंदर, जिसमें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इरकॉन, आरईसी राइट्स, ऑयल इंडिया है, कई सारी कंपनी, ऑयल इंडिया भी नवरत्न कंपनी। ध्यान रखिए आईओसीएल जो है वो है हमारी महारत्न कंपनी, नालको है, एनएमडीसी है, ये कुछ मेजर कंपनीज हैं जो कि हमारी क्या है, नवरत्न कंपनी से। अब हम बात करते हैं खिलाड़ी कपिल देव जी की। कुछ समय पहले, मतलब आईएएस कुछ महीनों पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, पीजीटीआई, एक ऐसा ग्रुप है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में। एक प्रोफेशनल ग्रुप टूर करता है जो कि में कि मेल खिलाड़ी यानी पुरुष खिलाड़ी भाग लेते हैं। आप जानते हैं कपिल देव जी क्या रहे, 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उस समय भारत के कप्तान रहे इंडियन क्रिकेट टीम के। ज्यादा खास बात नहीं, आपको ये ध्यान रखना है प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो मिस्टर कपिल देव जी हैं।
अच्छा, हम बात करते हैं रिवीजन की। लास्ट क्लास में कुछ दिन पहले हमने एक क्लास छोड़ी थी जिसमें था कि भारत का पहला कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट बना कंट्री का। तो ध्यान रखिएगा, वी ओ चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के दो मेजर पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट या कामराजार पोर्ट है, दूसरा है चेन्नई पोर्ट। क्लियर। अच्छा, सेकंड में बात करें लद्दाख के बारे में। लद्दाख में क्या हुआ था, देखिए साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि अगर हमें और चंद्रमा मंगल और चंद्रमा इन दोनों ग्रहों की स्टडी करनी है तो वैसी कुछ परिस्थितियां, जो ज्योग्राफिक कंडीशन, जो फिजियोग्राफिक कंडीशन, भौगोलिक परिस्थितियां चंद्रमा और मंगल या मंगल ग्रह पर मिलती है, वैसी कुछ परिस्थितियां जैसे उबड़ खाबड़ जगह, समतल जमीन और क्रेटर यानी कुछ झीलें और उस तल, ये सारे पहाड़ वगैरह कहाँ मिलते हैं, लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख क्या एक सूटेबल लोकेशन है अगर हमें क्या करना हो, एनालॉग रिसर्च करनी हो। एनालॉग रिसर्च सेंटर का मतलब ये है ऐसी कंडीशन, ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां जो हमें किसी ग्रह पर, प्लेनेट पर मिलती हो, सेम अगर किसी ग्रह पर मिल रही है, किसी प्लेस में मिल रही है, वहां हम करते हैं एनालॉग रिसर्च सेंटर डेवलप करते हैं। बिल्कुल बेसिक बात है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख के अंदर हमारा ये होने वाला। बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक का जो पहला बिजनेस समिट हुआ था, बिम्स्टेक ग्रुप का पहला बिजनेस समिट कहाँ हुआ था, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। और जिसका बेसिक बेसिक उद्देश्य क्या था कि जो क्षेत्रीय सहयोग उसको बढ़ावा देना, जिससे व्यापार को और बेहतर कर सके। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ढाका, ढाका के अंदर हेडक्वार्टर है। ऐसे देश जिनकी सीमाएं कहाँ से लगती है, बंगाली खाड़ी से लगती हैं। तो भारत ने क्या किया था, दूसरी बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर की समिट आयोजित की थी जुलाई 2024 के अंदर। हम पढ़ चुके हैं कई बार इस न्यूज को, नई दिल्ली के अंदर। और थाईलैंड जो है इस वर्ष होने वाली छठे वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन करेगा, मेजबानी करेगा थाईलैंड। पांचवा किसने किया, श्रीलंका ने किया। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, बिम्स्टेक का चार्टर अडॉप्ट किया था, जिसका उद्देश्य था कि वो एक लीगल एंटिटी बन जाए और किसी भी और ग्रुपिंग के साथ कॉन्टेक्ट में आ सके। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मना रहे हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं। ये मना रहे हैं हम 2015 से मना रहे हैं। कब से, 2015 से। 7 अगस्त क्यों, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसी की याद में हम मना रहे हैं नेशनल हैंडलूम डे ऑन 7 अगस्त सिंस 2015। ये बहुत बेसिक बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें फिजी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। वहां के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रातो विलियम मैयावेली कैथोनिवर। ये फिजी के राष्ट्रपति। इन्होंने भारत की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। अच्छा, मोहम्मद यूनुस कौन है, ध्यान रखिए, ये केयरटेकर गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उसके एडवाइजर हैं। ये इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं और एक बैंकर हैं, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और इस बैंक के द्वारा बांग्लादेश के लोगों को, गरीब लोगों को क्या मिलता था, माइक्रो लोन यानी सूक्ष्म लोन, कम ब्याज दर पर, माइक्रो क्रेडिट कहते हैं। और इसी के लिए 2006 में ग्रामीण बैंक को और मोहम्मद यूनुस को क्या मिला है, नोबल पीस प्राइज मिला है 2006 के अंदर। इन्होंने क्या किया था, स्पेसिफिकली यानी विशेष तौर से महिलाओं को लोन दिया था और इनकी लोन की रिकवरी रेट जो थी वो थी 97%। और इसी को आधार बनाते हुए अलग अलग देशों ने भी इनको इन्वाइट किया था कि आप हमारे यहाँ पर आइए और हमारे यहाँ काम करिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। 1983 में बना था स्मॉल लोन देने के लिए और रिकवरी की थी कितनी थी, मोर देन 97%। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसका बेसिक एडवांटेज क्या मिला, जब सूक्ष्म लोन मिल गए तो लोगों ने क्या किया, अपना कुछ रोजगार स्थापित किया, उससे क्या हुआ, गरीबी दूर हुई। इट हेल्प इन एलिवेटिंग द पॉवर्टी। अच्छा, आईएनएस शिवालिक है, इसको एक अवार्ड मिला जिसका नाम है रॉडर ट्रॉफी। ये कहाँ मिला है, 2024 की रिम्पैक नेवल एक्सरसाइज के अंदर मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी इंदौर की। आईआईटी इंदौर ने क्या किया, एक प्रकार के शूज डेवलप किए हैं डीआरडीओ के लिए और डीआरडीओ को 10 यूनिट दी है, जिसका काम क्या होगा, इसका पूरा नाम है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, टीएनजी शूज है। जैसे कोई जवान हमारा शूज पहन के चलेगा तो क्या होगा, उससे एक छोटी बैटरी लगी होगी सोल के अंदर, उससे उसमें एनर्जी स्टोर होगी, यांत्रिक ऊर्जा बदलेगी विद्युत ऊर्जा में। और उससे क्या होगा, उस व्यक्ति को जो उस शूज को पहनता है उसको लाइव ट्रैक कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज है कि कोई व्यक्ति कितना कंपनी में आ रहा नहीं आ रहा, उसके लिए भी ये हम वैसे बेसिक इसकी एडवांटेज है, लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं जवान की, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवी, इंडिया आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। इसका ये कहाँ हुआ है, तो आसियान का हेडक्वार्टर सचिवालय है जकार्ता, यहीं पे हुआ है। पांचवा आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, यानी जो पांचवा समझौता है भारत और आसियान देशों के मध्य, इसका मीटिंग कहाँ हुआ है, इसका मीटिंग हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। आसियान का ध्यान रखिएगा, आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। कब, 1967 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन या आसियान डिक्लेरेशन के माध्यम से हुई थी। और आसियान जो देश है हमारे, ये भारत के साथ, भारत का जो कुल व्यापार होता है लगभग 11% हमारा व्यापार किससे होता है, आसियान देशों से। तो मतलब कहीं ना कहीं भारत का
अच्छे सहयोगी हैं, ऑलमोस्ट 10% कम कर रहे हैं। यदि हम बात करें कुल ट्रेड की, एक्सपोर्ट की, हम करते हैं $41 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लास्ट ईयर हमने किया है। और हमने जो है इंपोर्ट किया है 80 बिलियन का, मतलब कहीं ना कहीं आसियान देशों के साथ जो है हम घाटे में चल रहे हैं। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। और ये इसकी स्थापना किससे हुई थी? बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। और इसके फाउंडिंग मेंबर कौन है? ऐसे देश जिन्होंने संस्थापना की हो, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तो इसमें ब्रुनेई है, पपुआ न्यू गिनी और आगे और 5 देश और हैं जो इसके मेंबर कंट्री वर्तमान में। ध्यान रखिए, झारखंड सरकार के द्वारा एक उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल है, यानी ऐसे मेडिकल कर्मचारी जिसमें कि पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, उनकी अटेंडेंस रेगुलर बेसिस पे कर पाए, उसके लिए लॉन्च किया उपस्थिति पोर्टल। नेक्स्ट हम बात करें सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की। ध्यान रखिएगा, अगर आपको हल्का भी याद है तो असम के अंदर टाटा कंपनी के द्वारा एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाना था, उसके लिए भूमि पूजन किया गया था, उसी रिगार्डिंग न्यूज पढ़ रहे हैं। भारत में कुल 3 जगह पर जो है प्लांट लगने वाले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के, 2 तो लगेंगे गुजरात के अंदर और 1 लगने वाला है असम के अंदर। यह फैक्ट याद रखिएगा। कुल जो कॉस्ट आएगी वो आएगी लगभग 1.25 लाख करोड़ आएगी। यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। तो गुजरात का धोलेरा है, वहां पर लगा रही कंपनी टाटा कंपनी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक ताइवानी कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर कंपनी। इन दोनों के द्वारा प्लांट लगाया जा रहा है जिसकी कुल कॉस्ट 91,000 करोड़ रुपए। पहला। दूसरा हम बात करें सीजी पावर, एक जापानी कंपनी रेनेसास और एक थाईलैंडी कंपनी है स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक। ये तीनों मिलकर कर रही है सानंद के अंदर, गुजरात के अंदर, जिसकी कुल कॉस्ट है लगभग 7,600 करोड़ रुपए। तीसरा प्लांट लगने वाला असम के अंदर जो मेनली करेगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कहाँ करेगा? जगी रोड जगह है, कहाँ पर? मोरीगांव जिले के अंदर। और इसकी कुल कॉस्ट आने वाली 27,000 करोड़ रुपए, और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी लगभग 30,000 युवाओं को, 30,000 लोगों को, स्किल्ड पर्सन को। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है। नियम क्या मतलब? उन्होंने डिसाइड किया है कि 1994 का एक एक्ट है इनके पास, जिसमें प्रावधान किया गया है यदि किसी व्यक्ति के दो बच्चों से अधिक बच्चे हैं तो वो लोकल बॉडी इलेक्शन यानी सरपंच चुनाव या जो शहरी और ग्रामीण, जो हमारे शहरी ग्रामीण जो स्थानीय निकाय चुनाव है, सरपंच के, प्रधान के, ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इससे इसको इन्होंने रिपील कर दिया है। भारत में अभी तक कौन कौन से देश है जहां पर ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई है इलेक्शन के लिए? फॉर दी पंचायत इलेक्शन। तो ध्यान रखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, और एक राज्य कोई और, कुल 4 राज्य हैं जहां पर ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। अब हम बात करें स्वदेश दर्शन स्कीम की। स्वदेश दर्शन स्कीम, इसका जो सेकंड वर्जन है 2.0 वो लागू कर दिया गया है, नया लॉन्च हुआ है। ये योजना की गई थी लॉन्च 2015 में। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि टिकाऊ और उत्तरदायी टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करना, यानी हमें ऐसी टूरिस्ट साइट डेवलप करनी जो सस्टेनेबल हो, जिनका पर्यावरण पर नकारात्मक इम्पैक्ट न्यूनतम हो और हो ही ना, और एक उत्तरदायी पर्यटन स्थल की स्थापना करनी है। किसने की है? भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। ये ध्यान रखिएगा, पूरी 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। इसका मतलब ये है इसमें राज्य जो है सहयोग नहीं करेंगे। पूरा 100% पैसा कौन देगा? हमारी केंद्र सरकार देगी। कौन देगी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये असिस्टेंट करेगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो इस प्रकार के पर्यटक स्थलों को डेवलप कर पाए अंडर दी स्वदेश दर्शन स्कीम। इसमें अभी तक कुल जो है 76 प्रोजेक्ट हैं, उनको सेंक्शन किया गया है। आप जानते होंगे, इसमें हमने बनाए थे टूरिस्ट सर्किट। कुल कितने थे? ये थे 15, कि रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्ध सर्किट, ग्रामीण सर्किट और मरुस्थल सर्किट। इस प्रकार के अलग अलग सर्किट थे। टूरिस्ट सर्किट क्या थे? ऐसे 3 प्लेसेस को जोड़ा जाए तो जिनकी विभिन्न विशिष्टताएं हो, उनको जोड़ के बनाना टूरिस्ट सर्किट, पर्यटक सर्किट इसका नाम था। हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड भारत का पहला राज्य है जहां पर क्या हुआ है कि इसके द्वारा SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक 3 साल के इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है, जिसमें कि प्राकृतिक आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, उसके संबंध में सारा क्लेम कौन देगा? SBI जनरल देगा। और ये किया है नागालैंड के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की। देखिए, विज्ञान पुरस्कार है, इनकी स्थापना 2024 में की गई है। कुल 13 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें ये पुरस्कार दिया जाता है, और हाल ही में कुछ समय पहले ही इनकी घोषणा की गई थी, और ये अवार्ड दिए गए हैं 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को इंडियन स्पेस डे, यानी भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को, उस दिन इनको दिया गया था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें कुल 4 कैटेगरीज हैं जिसके लिए अवार्ड मिलता है। तो पहली कैटेगरी है विज्ञान रत्न। देखिए, जो अवार्ड मिलते हैं ना, 4 कैटेगरी के अंदर मिलते हैं। विज्ञान रत्न के अंदर मिलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 लोगों को,
विज्ञानश्री मिलेंगे 25 वैज्ञानिकों को। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये मिलेगा 25 लोगों को, 25 वैज्ञानिकों को। एक विज्ञान विज्ञान टीम है, इसे ये मिलेगा 3 लोगों को। मतलब कुल 56 पुरस्कार मिल सकते हैं अधिकतम इससे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत। और ध्यान रखिएगा इस वर्ष का विज्ञान रत्न मिला है जी पद्मनाभन जी को, इन्हें मिला बायोलॉजी का, जो माइक्रोबायोलॉजी उसके लिए मिला है। नेक्स्ट हम बात करें विज्ञान श्री पुरस्कार, कुछ हमारे वैज्ञानिकों को दिया गया। एक विज्ञान युवा, ऐसे युवा साइंटिस्ट जिनकी एज 45 साल से कम हो, उन्होंने विज्ञान और तकनीक में अभूतपूर्व योगदान दिया हो। सभी कैटेगरी में यही क्राइटेरिया, एक उम्र वाला क्राइटेरिया कहाँ मिलेगा, विज्ञान युवा पुरस्कार के अंदर। और चौथा है विज्ञान टीम, मतलब ऐसी टीम जिसमें न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए और उनके द्वारा विज्ञान या तकनीक के क्षेत्र में एक नवाचार किया गया हो। इस वर्ष का मिला है चंद्रयान 3 की टीम को मिला है विज्ञान टीम पुरस्कार। अच्छा, ये अवार्ड सेरेमनी कब होगी, ये होगी नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कब है 23 अगस्त को था। उस दिन ये अवार्ड दिए गए थे। इसमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है सनद यानी सर्टिफिकेट, और एक मिलता है हमें मेडल मिलता है। पहले इसमें पुरस्कार राशि भी थी, अब वो राशि बंद कर दी गई है। ये कुछ फैक्ट हमारे जो ध्यान रखिए, आप किसी एग्जाम में, आप मतलब मेंस में, किसी प्री और मेंस में कोई स्टेटमेंट भी आ सकता है कि भारत जो है एल्यूमिनियम का दूसरा तो क्या है, उत्पादक है, और तीसरा है उपभोक्ता। एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और उपभोग में तीसरा स्थान है, कंजम्पशन में। ग्लोबली हम बात करें, इंडिया जो है तीसरा देश है लाइम प्रोडक्शन में, यानी सोने के प्रोडक्शन में कौन सा तीसरा रैंक है। और हम बात करें आयरन ओर की यानी लो अयस्क की, इसमें भारत का चौथा रैंक है। क्लियर। अब हम बात करें कुछ ऐसे देशों की जहां से, उन देशों से आने वाले जो भी हमारे टूरिस्ट हैं, अगर भारत में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, टूरिज्म के लिए आते हो, घूमने के लिए, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हो, या किसी व्यापार के लिए आते हो, उन्हें दिया जाएगा वीजा ऑन अराइवल। भारत में आकर भी वीजा प्राप्त कर सकते हैं इमिग्रेशन फैसिलिटी से। ये नागरिक होंगे जापान के, साउथ कोरिया और यूएई के, 3 देशों के नागरिक हैं, उनको ये छूट दी गई है। भारत में कुल 6 प्लेसेस हैं, 6 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे जहां पर ये सुविधाएं दी जाने वाली हैं उनको। और इसमें क्या होगा, ये जो बेसिकली ये वीजा ऑन अराइवल है 60 दिन के लिए वैलिड होगा, इसमें डबल एंट्री होगी, मतलब एक बार जाकर भी दोबारा आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें केरल की। केरल में एक मोर अभ्यारण्य है, जिसको क्या, एक जगह थी उसका नाम, उसको मोर अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है, जिसका नाम है चुंचनागिरी। आदि चुंचनागिरी जो कि कर्नाटक के अंदर है, और चुलानुआर जो कि केरल के अंदर है, इनको दिया गया है मोर अभ्यारण्य का दर्जा। ध्यान रखिएगा भारत का जो मोर है, भारत का मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ये इसको दर्जा मिला है 1963 में। और मोर का नाम क्या, साइंटिफिक नेम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। क्या है, पावो क्रिस्टेटस। क्लियर। 1963 के अंदर भारत को, मोर को जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। और इस दो हैं, कर्नाटक का आदि चुंचनागिरी और केरल का है चुलानुआर, जो कि इनको मिला है मोर अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। इसके माध्यम से आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, और जो एक विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर के पास, वो छीन लिया गया। ध्यान रखिएगा लेह कारगिल जो मिलाए गए हैं लद्दाख के अंदर, बाकी बाकी बचा हुआ सारा हिस्सा कहाँ है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर। ध्यान रखिएगा इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसमें क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य की विधानसभा होगी, जिसमें कुल कितनी सीटें होगी, 107। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लद्दाख के अंदर किसी प्रकार की विधानसभा का गठन नहीं किया जाएगा, उसे राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा। क्लियर। और वो कौन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी राज्यपाल होंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 7 है। कोई सीटें किस क्षेत्र में आती है, जो हमारे पाक के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाई कश्मीर है उसमें आती है, उन पर चुनाव अभी नहीं होने वाले हैं। ये आपको पता होगा, 3 फेज में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, 3 फेज में डेट्स डिक्लेयर की जा चुकी हैं। लास्ट जो है 1 अक्टूबर को होगा, 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये न्यूज हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, उसमें क्या होगा, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों के लिए कुछ सीट रिजर्व रखी जाएगी अकॉर्डिंग टू दियर पॉपुलेशन। और एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो उस विधानसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। वो कौन होंगी, महिलाएं होंगी।
अगर ऐसा पाया जाता है कि विमेन्स हैव नॉट बीन रिप्रेजेंटेड एडिक्वेटली in the state legislative assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir, then the LG can nominate 2 member from women's. क्लियर। लोकसभा सीट की बात करें, कुछ 6 सीटें थी पहले जम्मू कश्मीर के लिए, तो 5 सीटें रखी गई है जम्मू कश्मीर के लिए, एक ट्रांसफर की गई लोकसभा की सीट लद्दाख को। और असेंबली होगी, विधानसभा, उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होगा। यहाँ तक क्लियर है। और शक्तियां किस प्रकार होगी, ध्यान रखेगा, संघ सूची में ऐसे विषय जिन पर की एक संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना सकती है वो शक्तियां इसके पास होगी। साथ ही साथ पुलिस और कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, इसको छोड़ करके राज्य सूची में सम्मिलित सभी विषयों पर जम्मू कश्मीर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार रहेगा। इनके अलावा अब जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होगा, विधानसभा है तो यहाँ क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। इसमें कुल कितने मेंबर होंगे, ध्यान रखिएगा 10% ऑफ दी टोटल मेंबर, हम अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट होगा, बस बेसिक बात है। एक हमने बात किया था कुछ दिन पहले, अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति ये कब मनाते हैं, क्लियर। अगस्त क्रांति मनाई जाती है, अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं 8 अगस्त को। और उससे पहले क्या होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के द्वारा जो है 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो एक प्रस्ताव पास किया गया था, कौन सा, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया था। और 8 अगस्त को ये क्रांति, अगस्त क्रांति जो है, वो अगस्त रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा 2 नारे दिए गए थे, पहला था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, और क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो। ये नारे दिए थे यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा। किसके द्वारा, यूसुफ मेहर अली, नाम याद रखेगा, यूसुफ मेहर अली ने ये 2 स्लोगन दिए थे, भारत छोड़ो और तो साइमन गो बैक। और इस समय क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय 3 क्षेत्रों पर, 3 जगहों पर क्या हुआ था, समानांतर सरकारें बनी थी। पहली बनी थी बलिया के बलिया यूपी के अंदर, जहां जो किसने बनाई थी, चिट्टू पांडे। महाराष्ट्र के सतारा के अंदर बनी थी, ये बनाई थी वाईबी चौहान और नाना पाटिल के द्वारा। तीसरी थी वेस्ट बंगाल के तमलुक में, बंगाल के तमलुक, पहले वेस्ट बंगाल नहीं था, बंगाल था, बंगाल के तमलुक में जो बनाई थी अंबिका चक्रवर्ती के द्वारा। और इस समय क्या हुआ था, अंडरग्राउंड रेडियो सर्विसेज भी दी गई थी अलग अलग महिलाओं के द्वारा भी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि भारत में कुल 10,600 मेगावाट यानी 10 गीगावाट के आसपास की प्रोडक्शन कैपेसिटी किसकी, जियोथर्मल यानी ऐसा क्षेत्र जहां से भूमिगत जल से भाप निकलती हो, उस भाप को कन्वर्ट करना, उस भाप को इकट्ठा करके का टरबाइन चलाना, उससे बनती इलेक्ट्रिसिटी, और उसी पानी को ठंडा करके कूल चैम्बर से वापस जमीन में डालना, ये सारा होता है प्रोसेस इसके अंदर जियोथर्मल पावर जनरेशन के अंदर। ये कौन कौन से प्लेसेस, मणिकरण, हिमाचल के अंदर मणिकरण है, सेकंड है महाराष्ट्र में जलगांव, उत्तराखंड में तपोवन, वेस्ट बंगाल में बकरेश्वर, गुजरात में तुआ। ये कुछ बेसिक आपको नाम पता होने चाहिए प्लेसेस के। नेक्स्ट बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यानी मौद्रिक नीति समिति की। ध्यान रखिएगा आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया था और सेक्शन 42B 2016 में क्या हुआ, आरबीआई एक्ट है हमारा, उसमें बदलाव, उसमें अमेंडमेंट किए गए थे। और सेक्शन 42B के तहत क्या हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रावधान है। और सितंबर 2016 यानी सितंबर 2016 के अंदर भारत में पहली बार जो है मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ था। इसमें कुल कितने मेंबर होंगे, तो ध्यान रखिए, एक तो होंगे आरबीआई गवर्नर होंगे, जो क्या होंगे, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी जो भी भारत के आरबीआई के गवर्नर होंगे, आरबीआई गवर्नर होंगे, वो स्वतः ही इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, वो कौन होंगे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे। इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का चार्ज होगा उनके पास। एक सदस्य कौन होंगे, जिन्हें आरबीआई बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, नामित किया जाएगा। 3 सदस्य भारत सरकार के प्रतिनिधि होंगे, क्लियर। जो ऐसे सदस्य जिनको नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, उनका कार्यकाल रहेगा 4 साल का, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, या फिर अग्रिम आदेश तक रहता है। कोरम क्या रहेगा, अगर इस कमेटी को मीटिंग करनी है तो कोरम ध्यान रखिएगा 4 मेंबर होने चाहिए, कितने, 4 मेंबर्स। और इस कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि कितनी मीटिंग होनी चाहिए, इस साल में 4 मीटिंग होना जरूरी है। और यदि कोरम के अंदर मान लीजिए अगर वोटिंग टाई होती है तो उस केस में कास्टिंग वोट, निर्णायक वोट किसका रहेगा, राज्यपाल का, किसका, आरबीआई गवर्नर का। आरबीआई गवर्नर का कौन, क्लियर। सॉरी सॉरी, थोड़ा अलग है, इसमें कहा गया कोरम की बात की। कोरम में क्या होगा, कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट फॉर कन्वीनिंग द मीटिंग। तो कोरम के लिए कुल 4 मेंबर होने चाहिए और उसमें से क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए आरबीआई गवर्नर।
यदि आरबीआई गवर्नर नहीं है तो उनके एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति के अंदर क्या होगा, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं, वो इसके अंदर पार्टी भाग लेंगे। डिसीजन किस प्रकार ले जाएंगे, मेजोरिटी के आधार पे, यानी बहुमत के आधार पे। और ध्यान रखिए कि आरबीआई गवर्नर जो कि इस समिति के अध्यक्ष हैं, उनके पास निर्णायक मत का अधिकार है, कास्टिंग वोट का, सेकंड वोट का अधिकार है, किसका, कास्टिंग वोट का। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, डिसीजन क्या होगा, इस समिति के द्वारा दिए गए निर्णय आरबीआई पर जो है बाइंडिंग यानी बाध्यकारी होंगे। वर्ष में इस समिति को 4 मीटिंग करनी होगी। और ध्यान रखिएगा एक कमेटी है जिसका नाम है उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल समिति है। इनकी रिकमेंडेशन थी कि भारत में महंगाई जो है 4+-2 यानी 4+-2%, यानी इसका मतलब है 2 से 6% की इस ये रेंज के अंदर ही भारत में क्या होनी चाहिए, महंगाई, इन्फ्लेशन। और इसी के अनुशंसा के आधार पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेट हमारे डिसाइड करती है। इसका काम क्या है, भारत के अंदर महंगाई कितने रखना, 2 से 6%, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो कुछ फैक्ट याद रखेगा, उर्जित पटेल कमेटी की अनुशंसा थी कि भारत में कितनी होनी चाहिए महंगाई, 2 से 6% के बीच, यानी 4+-2%। आई गेस यहाँ तक सब क्लियर होगा आपको। चलिए हमारी क्लास आज समाप्त करते हैं, टाइम भी हो चुका है, और अगली क्लास तक आप पढ़ते रहिए, बी कॉन्फिडेंट, और मिलते हैं अगली क्लास में। कोई सुझाव आपकी तरफ से तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, वी विल ट्राई टू कवर इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग